अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? अभी होप आप ठीक होंगे। यासर आप बताएं, आप कैसे हैं? हम गुड हमारा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। मैं बिल्कुल एंड गुड ठीक मॉर्निंग टू हूँ। एवरीवन जो वेक अप गुड पाकिस्तान देख मॉर्निंग। रहे हैं, तमाम हमारे देखने वालों को हमारा बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत जी, सारे बहुत सारी सवालात मौसूल क्वायरीज हो और रहे बहुत सारी हैं। फीडबैक हमें मिल रही है, एग्जैक्टली। रिव्यूज़ मिल रहे हैं हमारे काम के और प्रोग्राम के हवाले से, शेफ एंड के वंस हवाले अगेन से भी। जी थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग ना सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं बल्कि अपनी फीडबैक भी दे रहे यस हैं। ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी मोटिवेशन है एक्चुअली। और यस हमारी एग्जैक्टली। कोशिश ये होती है, कल भी जिन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है, हमारा बहुत देर तक मैसेजेस जो है वो जी मौसूल होते रहे ऐसे और ही। देखने वाले जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश यही है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो इस्लाह जी की जाए और खबरें सोसाइटी के बहुत अंदर सारी हैं आज भी जो यासर। मसाइल हैं उस पर बात करें प्लीज़। खबरें आज भी बहुत सारी हैं। यस। आप ये बताएं कि अच्छी खबर बताएं पहले या बुरी खबर बताएं? अच्छी खबर तो मेरे ख्याल ही है नहीं, हमारा कि कम हमारे बुरी पास और जो है ज़्यादा वो बुरी आई थिंक कह सकते हैं। एग्जैक्टली चले बैलेंस करके चलते हैं। और मौसम की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा ज़रूर। लाइटर नोट पे हम शुरू कर लेते हैं कि कराची वालों ने थोड़े से जो है ना खुशी मना ली है, क्योंकि कराची का मौसम बड़ा Finally. खुशगवार हो गया फाइनली। कल रात भी हमने देखा कि बूंदाबांदी ही चलो सही, लेकिन हुई तो सही। और कराची का जो मौसम है ना, सुबह के वक्त बड़ा ठंडा हो गया था। जब हमें ये फील होता है कि पानी जो है ना वो आपको ठंडा फील होने लगता है। बिल्कुल तो ठीक है। ये हुआ प्राइम इंडिकेटर है जिससे जी आपको पता चलता है कि वेदर चेंज हो गया। जी बट कराची का जो कोटा है वो बारिश में भी उतना ही रह गया जितना जी वफाक से कराची को कोटा मिलता है। तो बारिश के कोटे में भी एग्जैक्टली। उतनी ही बारिश आई लेकिन है एक बुरी खबर भी है जितनी कि रात को हुई है। अगस्त के महीने में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है कराची में गरज चमक के साथ। ऑन दी अदर हैंड पंजाब में जो बारिश की सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इतनी शदीद बारिश हुई है, नाला लई की जिस तरह हम सुनते हैं वो भी भर गया है और सड़कों पे इस कदर पानी है, गाड़ियाँ फंस गई हैं। 4 व्हीलर्स हमने देखा कि वो फंसी हुई नज़र आई हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और बारिश की शिद्दत है। साथ ही साथ लाहौर में भी बारिश देखी गई है और रेन इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया है। NTMA की जानिब से जो है तीसरा स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है पंजाब में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पंजाब में और लाहौर में ख़ास तौर पे कुछ दिन पहले भी ये बात हो रही थी, बड़ी जी गैर मामूली बारिशें जो है वो होती हैं हर सीज़न में, मानसून में ख़ास तौर पे। बट वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ का ओवरऑल जो सिस्टम है, बल्दियाती निज़ाम जो है वो फ़ाल है। वहाँ पे जो अमला जो आपको नज़र आएगा सड़कों के बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही है, वो बहुत आपको एक्टिव हमेशा नज़र से आएगा। मुतहरिक नज़र आएगा। और यही वजह है कि बारिश के बाद और बारिश से पहले भी बार बार ये बात बताई जा रही है कि उनके पास एक प्लान मौजूद था। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, जी जो कि इस दफ़ा भी उन्होंने बनाया। और नतीजा ये निकला कि बारिश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो मसाइल थे उसको बड़ी जल्दी जी ओवरकम कर लिया हम गया है। देख रहे आपके हैं सामने फुटेजेस फुटेजेस में, आप देख सकते हैं। और पानी नशेबी की आप इलाके देखें ज़्यादा ज़ेरे हैं आबाद लाहौर चुके के हैं। अंदर ख़ास बिल्कुल तौर पे। जी जी बिल्कुल पंजाब की तो ये सूरत हाल है, मगर कराची वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली एक और ख़बर भी है जी कि इस वक्त बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है और सितंबर तक आई थिंक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इस बार बताया गया है कि मानसून का जो स्पेल है वो सितंबर तक रहेगा पाकिस्तान में। Exactly. लेकिन कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, मेरे लिए भी कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। लेकिन Exactly. मौसम जिस तरह कल हमने देखा इस कदर खुशगवार था, रात को ये हल्की हल्की फुहार हमने देखी कराची वालों ने, हम कराची वाले इसी में बेहद खुश हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, और कराची का जी हमारा प्लीज़। जी ऑन द अदर हैंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आई थिंक अब यही दुआ कर रहा है यही मैं अर्ज़ कि कर रहा हूं। बारिश ना हो। जी कीजिए, बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ कीजिए। अच्छा, ये शहर कराची का जो मामला है और मसला है, ये आपको पता है कि अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि दुनिया के उन शहरों में इसका शुमार होता है जो लीस्ट लिवेबल सिटीज़ में इसका शुमार होता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि रहने के काबिल नहीं बचा, ये उन शहरों में इसका शुमार होता है। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब तो दुनिया भर के जो आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो इसके बारे में लिख रहे हैं कि ये इंसानों का इतना बड़ा यहाँ पे एक हजूम मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदतरीन है। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर बहुत छोटा लफ्ज़ है, आई टेल यू, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो वो नाकाम हुई हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 18वां साल है ये इस नाकामी को। और शहर कराची का जो हाल है, इसलिए बारिश के हवाले से जब भी बात होती है, हमारा शहर मुतामिल नहीं हो सकता। ज़रा सी बारिश के बाद, यानी चंद मिनट की बारिश में जो इस शहर का हाल होता है वो नाकाबिले बयान होता है। पंजाब वगैरह से इसका मुकाबला कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। 267 मिलीमीटर की बारिश पहले स्पेल के अंदर, पहले राउंड और में हम जो रिकॉर्ड की अगर गई थी। 60-70 के दौरान भी अगर ये हो जाए बारिश ना, तो हमारे शहर का जो हाल अच्छा, होता है। हमारे जो सोक्रेटिस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ के, और जो नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं मीडिया के ऊपर, एक चीज़ उनको शायद किसी ने बताई है ये कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की जो टर्म है, ये मीडिया के सामने आपने इस्तेमाल करनी है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी बारिश का एक छोटा सा स्पेल भी आता है तो आकर बड़े आसानी से मीडिया के सामने कहते हैं जी क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से इतनी गैर मामूली बारिश हो गई। मैंने ये हाल है, ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा तबाही गई, आ गई। ज़्यादा पानी आ गया।
एब्सोल्युटली। और एक और तबाही जो चल रही है हमारे मुल्क में, उसके बारे में बता दूं तो पेट्रोल की कीमत का जो है जी कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 5 रुपये 77 पैसे जो है फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, और जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि डीज़ल की कीमत में 6 रुपये और 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीज़ल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने 18 अगस्त के लिए पेट्रोल डीज़ल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको इससे पहले भी ये बात अमारा और मैं बता चुके हैं इसी प्रोग्राम के अंदर कि ये सारा मामला क्या है, और आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो बड़ा आसान है, हमारी जो पूरी प्रोग्राम की आर्काइव है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप जाके पिछले मंथ में प्रोग्राम्स देख सकते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइसेस बढ़ने का, उस वक्त ये बात बताई थी कि ये जो OMCs हैं या गुड ट्रांसपोर्ट्स वाले हैं, ये एक गिमिक ज़रूर देंगे कि हम जी प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी, हमारा आपको याद है कि ये इनके लिए विन विन सिचुएशन है। अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट से बात की, और गवर्नमेंट ने फ़ौरन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इनके मार्जिन्स को इंक्रीज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की जो हेफ्टी रिकवरीज हैं वो इन्हीं पेट्रोलियम लेवीज के मार्जिन आई थिंक 5% था, अब उससे ज़्यादा बढ़ गया है, आई थिंक 7 तक जा चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इस वक्त वॉलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। याद रखिए कि प्राइसेस के अंदर स्लाइट एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंट्स हो रही है। यासर, आलमी मंडी में जो है अब तेल की कीमत में थोड़ा सा हमने देखा है कि सर्ज आया है, और वो 85-80 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, बट स्टिल ये वो प्राइस है जिसके ऊपर इससे पहले भी ट्रेड होता रहा है, और पाकिस्तान में लोकल करेंसी के अंदर इसकी वैल्यू 267 रुपीज़ के अराउंड थी, प्लस टैक्सेस ये जो सारे ले रहे थे, और यही टैक्सेस उस वक्त भी लागू थे। बट इस वक्त ये सबसे आसान तरीका हुकूमत के पास है कि लोगों से एक्स्ट्रा पैसे जो है वो निकलवा लिए जाएं, क्योंकि नेवर नो कि आने वाला वक्त इनको क्या दिखाता है। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी मिसाल होती है, जो फेलियर की सबसे बड़ी मिसाल है, वो ये होती है कि आप पेट्रोलियम की प्राइसेस के जरिए लोगों से पैसे निकलवाते चले जाएं, और ज़रा सा आपके ऊपर प्रेशर होता है, वो प्रेशर नहीं होता, बेसिकली ये सारा मामला अंदर से तय होता है, और फिर ओवरनाइट प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट करनी भी थी तो मोर देन 70 पैसाज या 1 रुपए के करीब बनता था, लेकिन यहाँ पे 5.5 रुपए जो वो बढ़ा दिया गया है। अब ये जो इकोनॉमिक चैंपियन हैं, ये जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, वो ये आकर बता दें कि किस फॉर्मूले के तहत उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया है या कौन सी प्राइसेस एडजस्टमेंट यहाँ पर हुई है, तब बात है। लेकिन कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, और यही इंडिकेट करता है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। इसी वजह से जो है पेट्रोलियम की जो कीमतों में इजाफा और कमी हम देख रहे हैं हर रोज़, और इसी की वजह से हमारा एक धरना हम देख रहे हैं हाफिज़ रहमान साहब की जानिब से लाहौर में किया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि 225 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाए पेट्रोल की कीमत। बिल्कुल ठीक है जी, फेयर डिमांड है, और फेयर डिमांड है। हम सब भी यही चाहते हैं, ना कि सिर्फ वो, बाकी जो है आवाम भी यही चाहती है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 225 रुपये फ़ी लीटर हो जाए। और हमने धरने देखे, धरने की फुटेजेस भी हमने देखी, कल धरना होता रहा, रात भर ये चला है, तीसरा रोज़ है आई थिंक ये धरने का, और हमने देखा कि एक्टिविटीज़ भी करने लगे इस धरने में। अच्छा, अपेरेंटली हमारा, मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि ये लोगों को हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इसी तरह प्राइस एडजस्टमेंट जो है ऑन अ डेली बेसिस होती रहे, उनके लिए एक्सेप्टेबल है। वरना होना ये चाहिए था इस वक्त आइडियली कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, सबसे पहले उसको स्टैंड आउट करना चाहिए था, उसको बाहर आना चाहिए था, और उसको आके सबसे पहले जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बट अगेन जैसे इससे पहले सारे इश्यूज़ के ऊपर वो कहीं नज़र नहीं आए, इस सिचुएशन के अंदर भी आज तारीख तक कोई एक बयान, कोई एक स्टेटमेंट लीडर ऑफ द हाउस या अपोजिशन, जो भी इनको कह लीजिए, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये जो प्राइसेस में इजाफा है ये अनजस्ट है, इसके खिलाफ हम कोई मूवमेंट चलाएंगे, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसके खिलाफ कोई हम जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई स्टेटमेंट आई एम सॉरी मेरे पास नहीं है। हो सकता है उन्होंने दी हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो अच्छा, इससे अपेरेंटली ये लग रहा है कि बिल्कुल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। जी, और ऑन द अदर हैंड यूनिटी भी नज़र नहीं आ रही है। अगर एक कॉल दी जाती है धरने की पेट्रोल के हवाले से, तो वो कुछ पार्टी के लोग हैं वही वहाँ पर शामिल होते हैं। जिस तरह लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि 3 रोज़ से ये धरना जो है ये किया जा रहा है अपने हकूक़ के लिए, और पेट्रोल के हवाले से स्पेशली के 225 रुपये फ़ी लीटर कर दिया जाए, लेकिन कोई हासिल हुसूल नज़र नहीं आ रहा। उसमें लोगों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। ऑन द अदर हैंड फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसका एंड रिजल्ट क्या नज़र आएगा हमें? बिल्कुल,
یہ اس طرح کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو دھرنے ہیں یا احتجاج ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلتے ہیں. ویری سوری, پاکستان کی جو مختصر سی سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر یہ کلچر ہمارا کبھی بھی نہیں رہا. بڑی کوشش پاسٹ میں بھی لوگوں نے کی, بڑے اسپانسرڈ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہے جس میں ناچ گانا ہوتا رہا, بڑے میوزیکل پروگرامز ہوئے, بٹ اس کا بھی کرکٹ چل رہا تھا, بیڈمنٹن چل رہا تھا. جی, میں چلیں اچھی بات ہے اگر کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, کوئی پش اپس کر کے دکھا رہا ہے, کوئی کچھ کر کے دکھا رہا ہے, کمپٹیشنز چل رہے ہیں, تو یہ دھرنے کی پوزیشن ہے فی الحال. ویری گڈ جی, ویری امپریسو, اچھی بات ہے. چلیں کوئی ایکٹیویٹی تو لوگوں کو مل ہی گئی ہے تو یہی کرنے فزیکل زیادہ ایکٹیویٹی بہتر ہے. اسپیشلی جس کی بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ایگزیکٹلی. اب آئیے اس خبر کی طرف جس کی وجہ سے یہ سارا ایپیسوڈ چل رہا ہے, وہ ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اور بڑے مزے کی بات ہے, اب تک تو مارکیٹ کو ان تمام چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر دینا چاہیے اور کر دینا چاہیے تھا, کسی حد تک ہو بھی گئے ہیں, بٹ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین, اس کی وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑی سی ہمیں اب وولیٹیلٹی نظر آ رہی ہے. بٹ اب گوئنگ فارورڈ لگتا ہے ایسا ہے اپیرنٹلی کہ اب شاید مارکیٹ ان تمام چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر دے گی, بٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اس کا فائدہ جو ہے حکومتوں کو جاتا رہے گا. وہ کیسے, آگے چل کے بتاؤں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان پر حملے کی دھمکی دی ہے. اسی اس طرح اس قسم کی جب اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اس کا امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سم ہاؤ نظر آتا ہے. امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ عمان نے آبنائے ہرمز میں امریکی کوششوں میں مداخلت کی تو حملہ کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی مئی میں امریکی صدر نے عمان پر حملے کی دھمکی دی تھی. ٹرمپ نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست پس پردہ رابطے کا راستہ قائم کر لیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس اب بھی ہتھیاروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں, بلا بلا. یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دیتے رہے ہیں, اور یہ اسٹیٹمنٹ ہر روز بدل رہی ہے یاسر. آج وہ کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کل وہ کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور قطر نے جو ہے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور اس وجہ سے بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اٹیکس کے بارے میں کہہ دیا ہے. ناؤ کیا جائے, اور اب بہت کنفیوز ہو چکے ہیں سب. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اسٹیٹمنٹ جب وہ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے, اس سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور پرانی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, یہ تو میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہتھیاروں کے وسیع ذخائر. نیو ٹائمز کی ایک اسٹوری میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر اس چیز کو جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, خاص طور پہ ایران کے حوالے سے. ان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ ان کا پوٹینشیل ابھی کتنا باقی ہے. شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پلس یہ کہ جو میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے, سی این این کی رپورٹر نے کل رات کو ان سے کوسچن کیا, پاکستان میں تو رات ہو رہی تھی جب کوسچن کیا, تو ان پہ بھی جو ہے وہ سیخ پا ہو گئے. اس پہ بڑا انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ان کا ایک ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز میڈیا رہا ہے, اور کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی کنفرنٹیشن ان کی ہوتی رہی ہے. سی این این کو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. لفظ کرٹیسائز استعمال کروں, لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ شاید میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی اب ایک ڈسکاؤنٹڈ فیکٹر ہے, اور ان کی اسٹیٹمنٹس بھی جو ہے بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ مارکیٹ پہ شاید اس کا امپیکٹ نہ ہو, اور ان کو مزید جو ہے پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پاکستان میں یاسر ایک چیز بڑی جس پر بات کی جا رہی ہے وہ پروونشل یونٹس کے حوالے سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. اور سعید غنی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں, سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا. لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پھیل گئی تو نتائج کچھ اور ہوں گے. سندھ کے وزیر سعید غنی کی میڈیا سے ایک گفتگو تھی, اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں نیا صوبہ نہیں بننا چاہیے. کیا آپ زبردستی سندھ میں صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ سندھ میں صوبوں کے لیے ایم کیو ایم اچھل رہی ہے. ایم کیو ایم اس معاملے پر جواب دوں گا, اور کے پی اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے تو بے شک صوبہ بنا لیا جائے. اور کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بالکل اس بات پہ ایگری نہیں کرے کہ پروونشل یونٹس بننے چاہیے. آن دی ادر ہینڈز ایم کیو ایم جو ہے اس بات پہ بڑی جو ہے نا پازیٹیو دکھ رہی ہے, اور وہ چاہ رہی ہے کہ نئے جو ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ تو اس کو نہیں کہوں گا. ایک تو پرابلم یہ کہ ہمارے پاس وہ انٹلیکچوئلز اور وہ لوگ نہیں ہیں جو فار سائٹڈ ہوں, جو ویژنری ہوں, جو وزڈم رکھتے ہوں. اسی طرح کے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں. جب بھی کسی چیز کو اپوز کیا جاتا ہے نا, اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن دی جاتی ہے, اس کے اوپر پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے, کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے. یہاں تو مخالفت برائے مخالفت ہے. ایڈمنسٹریشن کی جو اس وقت صورتحال ہے, 18 سال کے اندر جو ایڈمنسٹریشن رہی ہے, جو گورننس کا لیول رہا ہے, اگر کسی بھی اس کے, ایک تو ہمارے یہاں کے پی آئیز نہیں ہوتے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. ہمارے یہاں گلوبلی اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. تو پہلے اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ گورننس کے حوالے سے آپ کہاں کھڑے ہیں, اس کے بعد اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جائے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگین
टेक्निकल जस्टिफिकेशन देनी ज़रूरी है, क्योंकि आप इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, तभी इस किस्म की बातें कर देना बड़ा आसान है। लेकिन अगर किसी फोरम पे मौका मिले तो डिबेट में ज़रूर हिस्सा लीजिए। 18 अमेंडमेंट की जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी तो उस ज़माने में वो इतना प्रोडक्टिव साउंड करता था, और दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो स्टेट लेवल के ऊपर ऑटोनॉमी है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन चुका है। और यहाँ पर सूरत हाल देखें, दुनिया की वर्स्ट जो है वो पोजीशन आपकी सामने आई है एडमिनिस्ट्रेटिवली। किसी भी हवाले से आप देख लीजिए, करप्शन के हवाले से, हर तरह से आपकी परफॉर्मेंस दुनिया के सामने है। तो जब भी किसी चीज़ को अपोज करें, फॉर गॉड सेक कोई सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़, कोई थॉट ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि सामने कोई कन्विंस हो जाए कि हाँ ठीक है, ये इसकी टेक्निकल जस्टिफिकेशन है। आपके पास कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये जो आपकी यहाँ पर सिलसिला सारा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम की बात करें सिस्टम तो को बहुत बड़ी सिस्टम थ्रेट है। तो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि अब ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और क्लियरली उन्होंने ये बात की है, तो किसी वजह से की होगी। वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे थे हमारा, आई टेल यू। और यहाँ पे जो सिंध के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। जो मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो सिस्टम, उसको सबसे बड़ी थ्रेट यही है जी। और दूसरी थ्रेट हमारे जस्टिस सिस्टम में भी है असल। जस्टिस का ये हाल है कि एक केस है जो कितने दिन हो गए हैं उसमें, लेकिन नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात में पुलिस अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। आई थिंक मोर देन 20 डेज़ हो चुके हैं इस कत्ल को, और अभी तक पुलिस जो है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। 2 रोज़ कबल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मीर रज़ा के वालिदैन का बयान भी कलमबंद किया था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की कब्र कुशाई के दौरान हासिल नमूनों के केमिकल एग्जामिन लैब में नूर पोर्ट्स का रिजल्ट भी आज मुतवक्के है। कराची में कत्ल होने वाली नौजवान ताजिर मीर रज़ा और अहल खाना को कई रोज़ गुजरने के बाद भी इंसाफ ना मिल सका, और यही हाल है हमारे जस्टिस सिस्टम का। अब तो मज़ीद फुटेजेस भी आ गई हैं जिस दिन ये वाक़या पेश आया, और पुलिस जितनी दौरानिए में वहाँ पहुँची, इत्तला मिलने के बाद से काफ़ी फुटेजेस आ गई हैं। आपको एसिड्स के शवाहिद मिल गए हैं, आपको किसी के स्वेट के उनकी शर्ट से शवाहिद मिल गए हैं। स्टिल यहाँ पर कोई भी नतीजा नहीं मिल सका। अच्छा, बड़े कमाल की बात है। अब बड़ी तकलीफ दे बात करने लगा हूँ। आपके यहाँ होता क्या है, चलें इस केस से थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं, रहेंगे इसी के ऊपर, ठीक है, माइंड यू, चलने दें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र, प्रमोशंस और ये सब कुछ भी हो रहे हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस का शोबा है हमारे यहाँ, और यहाँ पे मेडल्स भी दिए जा रहे हैं, उनको नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, और रिज़ल्ट क्या है आपके सामने है। ये है ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर, ये इनकी परफॉर्मेंस है। मैंने अभी KPI की बात की थी, आप चेक कर लें इनकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स अगर कोई आपके पास एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर रख कर देख लें कि एक केस सॉल्व होने में कितना टाइम अब तक लग चुका है। मज़ीद भी टाइम लगेगा और कंक्लूजन भी ज़ीरो रहेगा। आई टेल यू, ये पहले दिन जब ये चीज़ सरफेस हुई थी हमारा, ये रिमेंबर कि ये बात बता दी थी कि इसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, इसी तरह चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया जाएगा और इसी तरह ये स्टोरीज चलती रहेंगी। मीडिया कब तक ये चला लेगा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है मज़ीद 2 या 3 दिन मज़ीद इसके ऊपर बात कर ली जाए। उसके बाद एक और स्टोरी जो है वो लाइन में है, और वो जैसे ही सरफेस होगी ख्याल ये है कि इस स्टोरी के ऊपर बात होना ख़त्म हो जाएगी, तो फिर यही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कंक्लूजन नहीं निकलनी। इनकी परफॉर्मेंसेस का आप एनालिसिस कर लीजिए, और इनको जो प्रमोशंस मिल रहे हैं, जो मेडल्स मिल रहे हैं, वो किस बात के मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बहुत तकलीफ दे बात है, बट ये रियलिटी है। अगेन आपको ये फेस करना पड़ेगा। पहले ही ये पता था, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये हमें पता था कि इसकी कोई कंक्लूजन नहीं निकलनी। ना आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, ना पोटेंशियल है, ना आप डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है जो आप रिटायरमेंट के बाद अगर आपको मौका मिला ना, आप किताब में ज़रूर लिखेंगे जी सर्टन पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें प्रेशराइज करती थी तो हम डिलीवर नहीं कर सकते थे। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं रिटायर्ड जजेस की और बहुत सारे लोगों की, सबके अंदर एक ही बात लिखी होती है, जी हमें काम करना नहीं दिया गया, वरना हम इसको दुनिया का सबसे अच्छा जो सिस्टम जो है वो बना सकते थे। ठीक है यासिर, और अब कुछ बात कर ली जाए रबीउल अव्वल के हवाले से। माह रबीउल अव्वल की आमद है, और ये महीना बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए
تو ہر کوئی اس مہینے کے آتے ہی نا بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور گلیاں سجائی جاتی ہیں، بچوں میں ایک جو ہے نا جوش و خروش نظر آتا ہے، اور آتے ہی جشن کا جو ہے سما ہے، اور ربیع الاول کے استقبال کے حوالے سے ریلیوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کون ہے صلی ہمارے اللہ ساتھ؟ علیہ وآلہ وسلم کے ترویج اور محبت رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کے علیہ اظہار کے لیے وسلم. محافل کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ جشن کا سما ہے جو 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا، اور پھر بڑے جلوس اور میلاد کی محفلیں بھی سجائی جائیں گی ہمارے ملک میں۔ بہت خوب جی، بالکل جی، ہونا چاہیے جی، اہتمام، اس کو ہونا بھرپور چاہیے طریقے سے بالکل، منانا بھی چاہیے، عقیدت کے ساتھ۔ عقیدت کے ساتھ بھی منانا چاہیے اور احترام کے ساتھ منانا بالکل، چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ماہ اگست ہمارے لیے ویسے ہی بڑا خاص مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے خوشی جو ہے ان کی وہ دوہری ہو جاتی ہے، دو چند ہو بالکل، جاتی ہے، تو یقیناً سارے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم مہینہ ہے، اس کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی جی، عقیدت کے ساتھ منائیے، تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے جناب۔ بالکل، تو جناب اور کہ جی، لاہور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، زیادتی کوئی معاملہ لگتا ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے اپیرنٹلی، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک جی، واقعہ ہوا ہے۔ 4 افراد اس 4 میں جاں افراد جو بحق ہیں ہو وہ گئے جاں ہیں، بحق اور ہوئے، ایک خاتون یقیناً بھی بہت زخمی ہے۔ افسوسناک خبر جی، ہے۔ اور ملزم نے خود کو بھی گولی مار گولی لی ہے، مار یہ بھی لی، خبر ہے۔ یہ بڑا سیڈ پارٹ ہے۔ بہرحال جی، اس کے حوالے سے اگر کوئی فردر ڈیٹیل آتی ہے تو جی، انشاءاللہ وہ آج ہم آپ کے نیوز ساتھ میں ضرور آپ شیئر کو کریں ضرور گے۔ بتائیں گے۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اس وقت، ضرور جی، ایک بریک لیں گے، لے بریک کے لیتے بعد ہیں۔ واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان۔